CCN टाइम्स में मैं हूं आपके साथ दीपिका। नर्सों को सेकेंड ग्रेड में लिए जाने और अपनी पुरानी पेंशन लागू करने जैसी करीब 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। विरोध में बुधवार को नर्सों ने काली पट्टी बांधकर जिला चिकित्सालय में नारेबाजी करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। बता दें कि एक दिन पूर्व मंगलवार को बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में कार्य करने वाली नर्सों ने कलेक्टर के नाम सिविल सर्जन डॉक्टर रावत को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समस्त नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। नर्सों का कहना है कि हमारी सरकार से 12 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ ही 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कोविड-19 में कार्यरत नर्सेज के अग्रिम 2 वेतन वृद्धि का नाम उनकी सैलरी में लगाया जाए। सरकारी कॉलेजों में सेवारत रहते हुए नर्सेज को उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए एवं मेल नर्स को समान अवसर दिया जाए। कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्सेज को नियमित किया जाए और एक ही विभाग में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके साथ ही वर्षों से लंबित पड़ी पदोन्नति को शुरू करते हुए नर्सेज की पदोन्नति की जाए और नर्सेज को भी डेजिग्नेशन प्रमोशन दिया जाए। साथ ही मेल की भी भर्ती की जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन 30 जून को चल रही प्रादेशिक हड़ताल को लेकर के है। उसके समर्थन में हमने कल अपना ज्ञापन दिया था कलेक्टर सर को, तहसीलदार सर को और हमारे CS सर और CHO सर को। आज हम उसी के लिए सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगों को हमने 12 सूत्रों में लेकर के बताया कि हमारी ये मांगे हैं और उनको पूरा किया जाए। इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का धरना प्रदर्शन सांकेतिक किस तरह से कर रहे हैं? सांकेतिक में ये कि हम कार्य करेंगे और कार्य करते हुए हमारी बात को रखेंगे और उसमें हम चाहते हैं कि मरीज का कोई नुकसान ना हो और हम हमारी बात भी रख सकें। और हम चाहते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हमें सेकंड ग्रेड में लिया जाए और दूसरा पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाए और जो 80% 90% वाली 2018 की जो नियम है उसको हटा दिया जाए। फिर कितने लोग आप यहाँ पर धरना? आशा उषा सहयोगिनी एकता यूनियन द्वारा हड़ताल स्थगित किए जाने के संबंध में नीमच जिला चिकित्सालय में CHMO को एक पत्र भेंट किया गया। बुधवार दोपहर को नीमच की आशा उषा एकता यूनियन के द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय के नाम एक पत्र दिया गया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि यूनियन के प्रादेशिक आह्वान पर 5 जुलाई से अनिश्चित चल रही हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अब सभी आशा कार्यकर्ता अपने काम पर लौट गई है, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा था और इसलिए हड़ताल स्थगित की गई है। यदि समय के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो आशा कार्यकर्ता फिर से और अधिक ऊर्जा से हड़ताल करेंगी। इस आशय का पत्र DCM चंद्रपाल सिंह राठौर को दिया गया। से हड़ताल चल रही थी तो वहाँ से अभी आदेश आया है कल 6 जुलाई को कि कुछ समय के लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है, क्योंकि हर चीज़ योजना बनाने में समय लगता है और बहुत सारी आशाएं हैं जो इससे थोड़ा बहुत उनका चल रहा है। अगर घर पे बैठेगी तो योजना बनाते बनाते उनके दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कुछ समय के लिए आप काम पे वापस लौटिए और जितने हम अपना योजना जो भी बनाएंगे उसमें आपका एक निश्चित मानदेय जो भी होगा, जो भी आगे से जो भी निर्देश आएगा उस हिसाब से काम होगा। तो क्या माना जाए, आज से आपकी हड़ताल स्थगित हो गई, समाप्त हो गई, आप लोग काम पे लौट रहे हैं? आज से हम काम पे लौट रहे हैं। अभी हम CMHO कार्यालय आए हैं और हम कुछ समय के लिए ये हड़ताल स्थगित करने के लिए आए हैं। अगर हमारी मांगे जैसे जो थी अगर वो पूरी नहीं हुई है तो दोबारा हड़ताल होगी। क्या मुख्य मांग रही है आपकी? हमारी मुख्य मांग यही रही है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमको वेतन दिया जाए, उचित मानदेय। तो इसलिए हम सभी बहनों ने ये निर्णय लिया है कि अब जो जनता इतने दिनों से परेशान हो रही थी कोविड टीकाकरण को लेके, तो अब उनका देखना है हमको। और एक हमारे माननीय दिलीप सिंह परियार जी जो हमारे विधायक हैं साहब हैं, उन्होंने भी हमसे बोला था कि मैं जब भी वहाँ जाऊँगा आपकी बात रखूँगा, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये बात भी बोली है कि जब आपसे ज्वाइनिंग हुई थी तब आपको ये बोला गया था कि क्या इतने पेमेंट में आप रहोगे या इतने में नहीं रहोगे, मानदेय तुम्हारा कुछ भी तय पहले भी नहीं था। तो मैं विधायक सर से ये बोलना चाहूँगी कि जब हम ज्वाइनिंग हुई थी हमारी,
तब हमको मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए ज्वाइनिंग हुई थी और टीकाकरण के लिए ज्वाइनिंग हुई थी। हमको सिर्फ 2 कार्य थे कि हमको ये 2 कार्य करने हैं और आज कोई निश्चित नहीं है, कोई कार्य निश्चित नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। जो भी आदेश आ जाता है हमको वो काम करना पड़ता है। इसलिए समय के हिसाब से जब हमारे काम बढ़े हैं तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारा मानदेय भी बढ़ाए ताकि हम लोग जो घर चलाने में जो असमर्थ हो रही है बहनें वो नहीं हो। कितनी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो हड़ताल पर थी और आज वापस लौटी है? हम नीमच ज़िले में 52 आशाएँ और पूरे ज़िले की जो बात की जाए तो 800 से 900 आशा सहयोगिनी है जो अब दोबारा काम पे लौटेगी और जो जनता को जो दिक्कत आई है वो अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वो नहीं हो। ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत किए जाने और प्रताड़ित करने के संबंध में गांव काकरिया तलाई के दुकानदार ने नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। बुधवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गांव काकरिया तलाई रहने वाले मुकेश प्रजापत पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्ट्रेट के नाम एक आवेदन तहसीलदार अजय हेंगे को दिया। आवेदन में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया गया है, साथ ही उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो एक होटल का संचालन भी करते हैं। यदि उस पर कोई आता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी 51 रुपए से 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं तहसीलदार अजय हिंगे ने पीड़ित को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। 1 साल पहले भी मैं आया था यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी, मैंने बोला कि मुझे गांव से बहिष्कार कर रखा है, मेरी दुकान बंद करवा रखी है, उनके हस्ताक्षर वगैरह सब मैंने मीडिया वालों को भी दिखाए थे, इनको भी दिखाए थे। इसके बावजूद ये सरपंच व सरपंच पति आए दिन मुझे डराते धमकाते रहते हैं। मेरा पानी बंद किया तो मैंने ट्यूबवेल लगाई और आज ये कानून वाले सुनने को तैयार नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तो कलेक्टर साहब मेरी सुनने को तैयार है, न एसपी, न थाने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बाप का थाना है, पैसे फेंक देते हैं, वो थाने वालों के सामने उठा के चले जाते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। सबूत चाहिए, वो सब दे रहा हूँ मैं, रिपोर्ट वो पूरी आप मेरी फाइल देखिए, आप एक भी कमी हो कि इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो मैं जिम्मेदार हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट दर्ज करने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? नीमच में अवैध कॉलोनी में सालों बाद भी सड़क, पेयजल और सीवरेज लाइन की सुविधा नहीं होने के कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों को स्वयं के खर्चे से ये व्यवस्थाएं करना पड़ रही है। जिले में वर्तमान में करीब 50 अवैध कॉलोनियां हैं। अधिकांश कॉलोनियों में सालों बाद भी सड़क, सीवरेज और पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। शहर में कॉलोनाइजरों ने खेतों में कॉलोनियां काटकर लोगों को प्लॉट बेच दिया। कॉलोनाइजरों ने ये कॉलोनियां नगर पालिका के हैंडओवर नहीं की, इस कारण इन्हें वैध का दर्जा नहीं मिला है। इसका खामियाजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। अधिकांश कॉलोनियों में सड़क, पानी, नाली की सुविधा भी नहीं है, सीवरेज और पेयजल लाइन भी नहीं है, जिसके कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों को स्वयं के खर्चे से ये व्यवस्था करना पड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पूर्व में अवैध से वैध करने का प्रस्ताव पास किया था। तब नगर पालिका ने नीमच शहर की 31 कॉलोनियों के नाम भेजे थे। मामला हाईकोर्ट में जाने से प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले अवैध कॉलोनियों के लोगों को सौगात देने की तैयारी कर ली है। इससे शहर की करीब 45,000 आबादी को नगर पालिका से सुविधा मिलने का इंतजार खत्म हो जाएगा। कॉलोनियां वैध होने के बाद नगर पालिका की सीमा का दायरा बढ़ जाएगा। अवैध कॉलोनियों में अभी नगर पालिका मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। कॉलोनियां वैध होने के बाद नगर पालिका के अधीन हो जाएंगी। मनासा में घर से घूमने निकले एक 55 वर्षीय बुजुर्ग का शव कुएं से मिलने का मामला सामने आया है। मनासा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मनासा के जूना 7 कॉलोनी में रहने वाले 55 वर्षीय देवीलाल चौहान कल सुबह मंगलवार को अपने घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने मनासा थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बताया कि अंजुमन कमेटी के कुएं में देवीलाल चौहान का शव मिला है। शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। अभी घटना का क्या कारण रहा है, इसकी जांच की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच की जा रही है। मंदसौर में अज्ञात बाइक सवार रात के समय कीमती कारों के शीशे फोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। बीती रात मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सामने खड़ी कारों के बदमाशों ने शीशे फोड़े और भाग निकले। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर भी कार के कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई है। दरअसल घटना बीती रात मंगलवार की है, जहां शहर के नई आबादी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सामने खड़ी कीमती कारों के शीशे 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फोड़ दिए।
कारों के शीशों पर पत्थर मारने की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक कंट्रोल रूम के सामने शहर के व्यापारी अनिल तलेरा की 2 बेशकीमती कारों के शीशे फोड़े गए। वहीं चौधरी कॉलोनी में भी कार के कांच क्षतिग्रस्त करने की घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भी शहर के अभिनंदन इलाके के कल्पना नगर में कारों के शीशे फोड़ने की घटना हुई थी और एक बार फिर बदमाशों ने इस हरकत को अंजाम दिया, लेकिन इस बार घटना तीसरी आंख में कैद हो गई। शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि पुलिस घटना के सामने आए सीसीटीवी वीडियो व अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरा मकान ये महू नीमच रोड पे पुलिस का कंट्रोल रूम के सामने है। कल रात को करीब 2 बजे 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और हमारी 2 कारों पे पत्थर फेंक के चले गए और सुबह हमको पता चला कि कांच फूटे हुए, तो हमने फिर हमारे जो पास में जो दुकान है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में देखा हमने कि 2 जने आए और वो पत्थर फेंक के चले गए। फिर हम सुबह पुलिस थाने में भी गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम कैमरे में चेक करेंगे और फिर आपको जैसे भी होगा वो कराएंगे। में आया है कि जो गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर, उनमें से 2 गाड़ियों पे किसी ने कांच फोड़ दिए हैं। हमने टीम रवाना करी है और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं। उसमें एक बाइक पर 2 लड़के जाते हुए दिख रहे हैं। अब जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो सभी हम चेक कर रहे हैं और जितने रोड पर कैमरे लगे हुए हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम लगा दी गई है। उनमें जो फुटेज प्राप्त होगा, जो नंबर प्राप्त होगा और मुखबिर लगाए गए हैं, जैसी जानकारी मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कल इसका संबंध में एक और अभिनंदन क्षेत्र में आया था, जिसमें भी कुछ गाड़ियों पे पत्थर या किसी सामान से उनके कांच तोड़ दिए गए थे, तो उसमें भी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही इसका पता लगाकर आइडेंटिफाई करके और उन पर कार्रवाई कर देंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट के पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक सज्जन सिंह वर्मा पर गोपालगंज नसरुल्लागंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट के पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा जब नेमावर जा रहे थे, तभी रास्ते में नसरुल्लागंज के यहां रास्ते में एक गांव में सीप नदी पर बनाए गए पुल का उद्घाटन बनने के 1 माह बाद तक भी नहीं हो पाने पर जब ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि इस पुल मार्ग का आवागमन चालू नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को 35 किलोमीटर का रास्ता घूमकर तय करना पड़ता है। इस पर वर्मा ने सभी ग्रामीण लोगों के साथ में लेकर पुल पर आवागमन शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर भाजपा ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व अन्य 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस मंदसौर ने महामहिम राज्यपाल से कांग्रेस नेता वर्मा व ग्रामीणों पर दर्ज प्रकरण को रद्द करने की मांग की है। देखिए, विगत दिनों नेमाओं में हुए घटनाक्रम को आप सभी परिचित हैं भली भांति। उसी के घटना के संदर्भ में हमारे पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन वर्मा जी नसरुल्लागंज होते हुए नेमावर से होते हुए जा रहे थे। रास्ते में सीप नदी पड़ती है पांडा गांव के पास। वहाँ पर एक ऐसा पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी। लगभग 35 किलोमीटर का रास्ता आम जनता को घूम करके जाना पड़ रहा था और एक ऐसा पुल बन करके ऑलरेडी पहले से तैयार था, जिसका केवल शिलान्यास किया जाना था, जिसका केवल उद्घाटन किया जाना था और उसको लेकर के आम जनता बहुत परेशान हो रही थी। केवल उद्घाटन ना होने की वजह से आम जनता की परेशानी को देखते हुए हमारे पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन वर्मा जी ने तुरंत उसी समय स्वयं ही उसका उद्घाटन कर दिया और जनता की परेशानी को दूर किया। इसी से बौखला कर मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि आजकल अत्याचार पर उतर आई है, इन्होंने हमारे मंत्री जी पूर्व विधायक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थाना गोपालगंज नसरुल्लागंज में। जबकि वास्तविक रूप से वैधानिक रूप से चूंकि वो विधानसभा के सदस्य हैं, तो नियम ये कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन के बाद ही एक विधायक पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारी मांग है कि वो एफआईआर निरस्त की जाए। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी अपने क्षेत्र में नेमावर की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पांडा गांव के पास सीप नदी पर पुल इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता था। लेकिन जब कांग्रेस के शासन में स्वीकृत पुलिया बनकर तैयार थी और भाजपा के लोगों द्वारा उसे उद्घाटन के लिए के लिए 1 माह से अधिक समय से रोक रखा था कि आवागमन शुरू नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर जब वहाँ की जनता की परेशानी देखी कि वो 35 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, सिर्फ उद्घाटन के चक्कर में जनता को 35 किलोमीटर अधिक घूम के जाना पड़ रहा है, तो सज्जन वर्मा जी ने उनकी समस्या को सुना, समझा
और उनको आवश्यक लगा कि ये आवागमन शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने इस पुलिया का शुरुआत वहाँ जनता के साथ जो उपस्थित थे उनके साथ उन्होंने शुरुआत करा दी। और इसके विरोध में भाजपा की जो लोकतंत्र की हत्या करके जो सरकार बनी है, उन्होंने इससे उनको नागवार गुजरा और उन्होंने अपनी हिटलरशाही दिखाते हुए उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करी। हम उसकी एफआईआर दर्ज को निरस्त करने की मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि विधायक के ऊपर एफआईआर काटने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है, जो कि उन्होंने नहीं ली थी। और एक जनप्रतिनिधि है, जनता की समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य बनता है, उसका निर्वहन किया था। इसको देखते हुए भाजपा की जो हिटलरशाही के द्वारा उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है वो सरासर गलत। और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में कई बच्चों ने भाग लिया, साथ ही संस्था द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों की समस्या जानना रहता है, इसलिए चाइल्ड लाइन द्वारा बच्चों में फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बुधवार को ग्वालटोली में बच्चों के बीच पहुंचकर पेंटिंग, डांस आदि प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बच्चों को मेडल एवं पेंसिल सेट से पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और आंगनवाड़ी में मिलने वाली सेवाओं से बच्चों को अवगत कराया गया और बताया गया कि अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जरूर संपर्क करें। चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यकारी निर्देशक कैलाश बोरीवाल द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था किस प्रकार अपनी सेवाएं देती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला समन्वयक विकास अहिर, चाइल्ड लाइन काउंसलर रंजना अहिर उपस्थित रहे। जैसे कि हमने आज ग्रुप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमने पहले यहाँ पे लगातार डोर टू डोर सर्वे और स्मॉल ग्रुप वगैरह बस्ती में प्रोग्राम का अवेयरनेस किया गया, जिसमें कि हमको बताया गया बच्चों एवं बड़ों, महिलाओं, पुरुषों को आपको कि 1098 जैसे बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आपको बच्चे से संबंधित कभी भी कोई समस्या हो तो 1098 पर कॉल करके बता सकते हैं। और इसमें बच्चों को हमें ज़्यादा यही अवेयरनेस बड़ों एवं बच्चों को किया गया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई बच्चा शोषित हो या फिर किसी भी बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है या फिर किसी बच्चे का देह व्यापार, अनैतिक व्यापार किया जा रहा है, तो आप बच्चों की हेल्पलाइन निःशुल्क नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर सकते हैं। और आज ग्रुप प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को प्रोग्राम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो कोविड का तनाव है उससे बच्चों को जैसे कि ड्राइंग प्रतियोगिता या फिर डांस प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता करवा के उनको तनाव को हमको दूर करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे जैसे हमारी एक और प्रोग्राम रहेगा जो ओपन हाउस, जिससे कि हमारा महीने भर का जो भी प्रोग्राम रहता है और ओपन हाउस में हमारा यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि यहाँ की जो बच्चों की मुख्य जो समस्या रहती है उन समस्याओं को जानना और उनका समाधान करना। यहाँ पे चाइल्ड लाइन के द्वारा आयोजित एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में बताएं कि उनके साथ अगर कोई अनैतिक कार्य होता है तो वो उसकी शिकायत कहाँ करें। तो उसके बारे में चाइल्ड लाइन एक छोटा सा आयोजन किया था। हर बच्चे को ये बताया है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई आपका आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है या मानसिक शोषण होता है, तो आप 1098 पर कॉल करके अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति न हो, क्योंकि जब बच्चे को ही सुधारा जा सकता, बड़ा होने के बाद सुधरने में बहुत परेशानी आती है। तो बच्चों में ये प्रवृत्ति डाली जाए कि वो अभी से बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की ओर आकर्षित नहीं हो। अगर वो अपने माता पिता के लिए भी लाते हैं तो संकल्प करें, उनको संकल्प दिलाया कि आप माता पिता का सब काम करें, लेकिन नशे से संबंधित अगर वो आपको बीड़ी मंगवाते हैं, गुटखा मंगवाते हैं, तो आप उनको हाथ जोड़ के ना कर दें कि पिताजी हम आपका ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, तो लाने देने में कहीं ना कहीं एक दिन वो नशा करना सीख जाता है। तो चाइल्ड लाइन के साथ साथ इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था नशा मुक्ति केंद्र से। मैं यहाँ आया और मैंने बच्चों को संकल्प दिलवाया कि आप ये संकल्प ले कि आप हमारे माता पिता अगर हमसे कोई नशीली पदार्थ मंगवाते हैं, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू मंगवाते हैं, तो हम उनको हाथ जोड़ के मना कर देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।